राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमारी जो फसलों की उत्पादकता है, हमारे फसलों की जो प्राप्ति है, वो निर्भर करती है हमारे खेत की ज़मीन पर, खेती की भूमि पर। यदि हमारी खेत की ज़मीन उर्वरक है, उसमें पर्याप्त पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों के साथ साथ उसमें पर्याप्त मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हैं। इसके अलावा उसमें कई अन्य जो चीज़ें रहती है, कई तरह के रसायन रहते हैं जो हमारे पौधों की जड़ों के लिए, पौधों की उत्पादकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कई तरह के रसायन तो एंजाइम्स का काम करते हैं, कई तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मदद करने का काम करते हैं, क्योंकि यही सूक्ष्म जीवाणु हवा से और भूमि से, हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करके, नाइट्रोजन प्राप्त करके, और भूमि से दूसरे जो खनिज तत्व हैं उनको प्राप्त करके हमारे जो फसलें हैं उनके पौधों को पर्याप्त जो जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी खेत में इन पोषक तत्वों की कमी है, इन जीवाणु की कमी है, या उसमें उतनी नमी नहीं है, या उसकी भूमि में कठोरता आ गई है, तो निश्चित रूप से इसका सीधा सीधा प्रभाव फसल की उत्पादकता पर पड़ता है। तो हमारी फसल उत्पादकता यथावत बनी रहे, हम पर्याप्त मात्रा में फसल प्राप्त कर सकें, इसके लिए कई तरह के यत्न किए जाते हैं। इसी के लिए हम कई तरह के खादों का प्रयोग भी करते हैं, जिनमें रासायनिक खाद भी आ जाती है। तो रासायनिक खादों का प्रयोग तो पिछले 60-70 सालों से काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। हम लाखों टन जो रासायनिक खाद है अपने खेतों में डाल देते हैं, और इसके कारण धीरे धीरे हमारे खेतों की जो उर्वरता है, हमारे जो खेतों के जो पोषक तत्व हैं, जो जीवाणु हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं, और इसीलिए हमारे खेत बंजर बनते जा रहे हैं। तो इसकी आपूर्ति के लिए हमारे पास दो साधन हैं। एक साधन तो ये है कि हर फसल की दर से हम रसायन आधारित खादों की मात्रा बढ़ाते जाएं। मात्रा ही न बढ़ाएं, हम विभिन्न तरह के खादों का प्रयोग करते जाएं। उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस पर हम चिंता ना करें, क्योंकि प्रभाव तो पड़ रहा है। इसके कारण हमारे स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं, हमारी जो भूमि है वो अनुपजाऊ होती जा रही है, हमारे पानी के स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं। प्रदूषित नहीं हो रहे, हमारे पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं, वनस्पतियाँ समाप्त होती जा रही हैं, बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं, और हम भी धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि शायद हमारा अस्तित्व बचे कि ना बचे। क्योंकि मनुष्य के अंदर की बात की जाए तो हम मनुष्यों के अंदर भी अब उतनी प्रजनन क्षमता नहीं रही, इसलिए पुरुषों के अंदर जो शुक्राणु की संख्या बहुत तेजी से घट रही है, स्त्रियों में गर्भ धारण करने की क्षमता प्रभावित हो रही है, स्त्रियों में मासिक चक्र संबंधी विषमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और यदि ओवरऑल बात की जाए तो कैंसर जैसी अनेक बीमारियों की उत्पत्ति भी इन्हीं कारण से हो रही है। तो इससे बचने का एक उपाय है, इससे बचने का उपाय यही है कि प्राकृतिक तरीके से हम अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को यथावत बनाए रखें। तो उसका सीधा सा प्रभाव है, क्योंकि ये प्रयोग तो हजारों सालों से चलता रहा है, लाखों सालों से मनुष्य जाति ऐसे प्रयोग करती रही है कि अपने खेतों को उर्वरा शक्ति की आपूर्ति के लिए वो प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करती रही है। और हमारे जो मनीषी रहे हैं उन्होंने तो और भी अद्भुत काम किया है, हमारे किसान तो बहुत आगे रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जिस सोच पर नहीं पहुँचे, उस सोच को, उस प्राप्ति को तो हमारे अपने किसानों ने हजारों साल पहले ही ज्ञात कर लिया था। इसीलिए हमारे लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि गाय के महत्व को जितना हमने समझा है उतना आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो गाय के अंदर वो सारी सामर्थ्य है कि हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो गाय के जो पंचगव्य हैं, खास करके गाय का मूत्र है, गोबर है, उसका दूध है, छाछ है, ये हमारी भूमि के लिए भी और हमारे स्वयं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्वयं इसका प्रयोग करते हैं तो स्वस्थ भी रहते हैं, निरोगी रहते हैं, दीर्घजीवी रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, हमारे स्वभाव व्यवहार में भी एक अद्भुत प्रभाव रहता है, हम बहुत तरह की काम कर पाते हैं। और यदि यही पंचगव्यों का प्रयोग खेतों में किया जाए तो खेतों की उर्वरा शक्ति, उनकी पोषक क्षमता, उनके जीवाणु की जो सक्रियता है वो यथावत रहती है, क्योंकि गाय के पंचगव्य में वो सब आवश्यक शक्तियाँ हैं, आवश्यक रसायन हैं जो खेती की उर्वरा शक्ति को यथावत बनाए रखती हैं। आप सीधे सीधे प्रयोग कर सकते हैं,
ऐसे पंचगव्यों का कई बार प्रयोग किया गया है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ प्रचलन रहा है कि गाय के जो रेबड़ होते हैं, गाय के झुंड होते हैं, पशुओं के झुंड रहते हैं, उन्हें किसान आज्ञा करके, स्वयं आग्रह करके अपने खेतों में बैठाता था, क्योंकि वो जानता था कि जब ऐसा पशु का रेबड़ आएगा, झुंड आएगा और वो वहाँ कुछ समय व्यतीत करेगा तो पर्याप्त मात्रा में गोबर और मूत्र का त्याग करेगा। इसके कारण उसकी जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति है, क्योंकि फसल लेने से कई तरह के पोषक तत्व घट जाते हैं, उनकी आपूर्ति हो जाएगी और उसमें सब सामान्य स्थिति बन जाएगी। तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, जैसे कि आजकल यदि आप रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब रासायनिक खाद आपको छोड़ देने हैं, या फिर आप रासायनिक खादों के अलावा प्राकृतिक प्रक्रिया से खेती करते हैं और आपको लगता है कि कहीं इससे खाद ना प्रयोग करने से आप उसकी उत्पादकता ना घट जाए, आपकी फसल की जो आय है वो ना सीमित रह जाए, तो इसके लिए छोटे से प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग ये है, या तो पंचगव्य रस का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के जो पंच पदार्थ हैं उनका एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं बनाना चाहते तो सीधे सीधे गाय के जो पंचगव्य उनका प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। आप गाय के मूत्र का प्रयोग भरपूर मात्रा में अपने खेतों में कर सकते हैं। आप गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गोबर के अंदर ऐसे सारे पोषक तत्व और ऐसे सारे आवश्यक इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति को यथावत बनाए रखते हैं। गोबर पशु का हो या गाय का हो, उसमें ऐसे एंजाइम भी रहते हैं, ऐसे बैक्टीरियास भी रहते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसी कारण तो गाय तो हमारी घास फूस खाती है, चारा खाती है, सूखा और हरा दोनों तरह का खाती है, लेकिन उस चारे को पचाने का कार्य तो यही एंजाइम्स और बैक्टीरियास करते हैं। इसी से तो गोबर जैसा एक अद्भुत पदार्थ हमें प्राप्त होता है। तो गोबर में वो सारे पोषक तत्व रहते हैं, वो बैक्टीरियास भी रहते हैं, वो एंजाइम्स भी रहते हैं, वो जो हमारे खेतों में पहुंचकर हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व है उसकी आपूर्ति कर सकते हैं, और इन पोषक तत्वों को फसलों तक पहुंचाने के लिए मददगार उसमें रसायन भी रहते हैं, एंजाइम भी रहते हैं। तो आप सीधा सीधा गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके खेत 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम टनों के हिसाब से गोबर की आवश्यकता रहती है। तो सीधा सीधा प्रयोग कर सकते हैं, और गोबर के इन बैक्टीरिया और एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने के लिए आप गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कि गौमूत्र के अंदर सैकड़ों तरह के रसायन रहते हैं। उसमें कई तरह के ऐसे रसायन रहते हैं जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाते हैं, फंगस इन्फेक्शन में बचाते हैं, दर्द का शमन करते हैं, बहुत सारे जो खनिज तत्व उनकी आपूर्ति करते हैं। लेकिन गोबर में एक और अद्भुत तत्व रहता है, एक और अद्भुत रसायन रहता है, उसको कहते हैं कोहेंसर। इस कोहेंसर के कारण गोबर गाय के मूत्र का प्रयोग जिस चीज़ के साथ किया जाता है उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। यानी कि यदि जैसे कि आप आयुर्वेदिक किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, उस दवा का सेवन यदि गौमूत्र के साथ करते हैं तो उस दवा का प्रभाव बढ़ जाता है। आप किसी जड़ी बूटी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस जड़ी बूटी के असर भी बढ़ जाता है। इसलिए आयुर्वेद की जो परंपरा रही है कि उसकी ज़्यादातर दवाओं का सेवन हम गौमूत्र के साथ में करते हैं, कि गौमूत्र में ऐसे रसायन हैं जो कोहेंसर का काम करते हैं। और यही प्रभाव जब गोबर के साथ आप गौमूत्र का आप प्रयोग खेतों में करते हैं तो गोबर के अंदर जो बैक्टीरियास हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो रसायन हैं, उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, वो अपना अच्छा प्रभाव दे पाते हैं। तो गोबर के जो पोषक तत्व हैं वो भी आपको खेत को अच्छे से मिल जाते हैं। दूसरा बैक्टीरिया से अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया गोबर में रहते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को यूरिया खाद आदि बदल देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया उसमें होते हैं जो फास्फोरस और पोटास की सक्रियता बढ़ा देते हैं। दूसरा, गोबर में ऐसे सैकड़ों तरह के एंजाइम्स और पदार्थ रहते हैं जो हमारी भूमि को उर्वरा शक्ति के साथ में उन मिनरल्स की आपूर्ति भी करते हैं, क्योंकि ऐसी जो खनिज तत्व है उनकी कमी निरंतर हमारे खेतों में होती जा रही है। क्योंकि रासायनिक खाद के रूप में तो मुख्यतः 3 ही मिनरल्स का प्रयोग करते हैं। यूरिया के रूप में हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, पोटाशियम का प्रयोग करते हैं, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, या फिर आज के मिनरल सॉल्यूशन आने लगे हैं, उसमें कई ऐसे मिनरल्स का घोल रहता है, चाहे वो हमारी पृथ्वी में मिलके प्रभावशाली रहे ना रहें,
लेकिन उनका प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसे हम मानव जाति को देख लें, हम बहुत सारी विटामिन्स खाते हैं, लेकिन विटामिन्स खाने के बावजूद भी हमारे विटामिन्स की आपूर्ति नहीं होती है। आपने कैल्शियम के बारे में सुना होगा। कैल्शियम की एक टैबलेट पहले 300 मिलीग्राम के आसपास होती थी, अब तो 1 ग्राम और 2 ग्राम तक कैल्शियम का प्रयोग हम करते हैं, फिर भी कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती, जबकि हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में कैल्शियम की जरूरत रहती है। आपने खून की कमी देखा होगा। भारत में 90% जो हमारी स्त्रियां हैं, हमारी जो औरतें हैं, उनमें खून की कमी है। खून की कमी होती है लोहे की कमी से, और लोहे की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं लोहा आधारित दवाओं का, टैबलेट्स का, इंजेक्शन का। अब तो इंजेक्शन नहीं चलता, पहले चलता था, लेकिन उनके प्रयोग से भी खून की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा पेट जो दवाओं को हम प्रयोग करते हैं उसमें से पूरी तरह से उस चीज़ को सोख नहीं पाता है, और सोख ले तो उसका प्रयोग नहीं हो पाता। यही स्थिति भूमि के साथ में भी है। हम मिनरल्स डालें, हम दूसरे पदार्थों की आपूर्ति करें, जरूरी नहीं कि आपने उसमें डाल दिया अब वो उपयोगी हो गया, क्योंकि अधिकांश खाद और अधिकांश मिनरल तो व्यर्थ चले जाते हैं। लेकिन इस चिंता को यदि आप छोड़ना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो सीधे सीधे आप गाय के पंचगव्य का प्रयोग कर सकते हैं। गाय के पंचगव्य में वो क्षमता है। मूत्र का प्रयोग करेंगे तो मूत्र के साथ जिस चीज़ का भी प्रयोग करेंगे वो पदार्थ आपकी भूमि को मिलने ही मिलने हैं। भूमि के माध्यम से आपके फसलों को प्राप्त होने हैं। और गाय के पंचगव्य में तो एक और चीज़ रहती है, कच्चा दूध रहता है, इसको धानुष दूध कहते हैं। उसमें तो और अद्भुत क्षमता रहती है। मनुष्य के लिए भी उसका सेवन करना बहुत उपयोगी बताया गया है। आज आप दूध को उबाल के पीते हैं, वैसे दूध आपको मिलता ही नहीं है। आप तो थैली का दूध प्रयोग करते हैं, और थैली का दूध तो दूध होता ही नहीं है, वो तो रसायन है, रसायन तरल है, क्योंकि उसको आप तक पहुँचते कम से कम वो 1 हफ्ता से ज़्यादा पुराना बासा हो जाता है। उसमें कैसे कितने तरह के ऐसे रसायन प्रयोग किए जाते हैं कि खराब ना हो, या फिर उसको बार बार उबाला जाता है। उबालने से दूध की जो रासायनिकता है, दूध के जो महत्वपूर्ण गुण हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। ये आप निश्चित देख लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, आप एक बार उबाल लीजिए, उसकी जर्मिनेशन क्षमता घट जाती है। आप कोई भी बीज ले लीजिए, कोई भी दाल ले लीजिए, कोई भी चावल, कोई भी आप चीज़ लेकर देख लीजिए, उसके अंदर जीवांतता है। अब अद्भुत एक छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिए। आप चने ले लीजिए 4 से, उनको भिगोइए, 2 दिन कपड़े बांध के रख दीजिए, उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। आपने जौ का प्रयोग तो बहुत बार किया होगा। जैसे ही नवरात्रि आती है, हम जौ बोते हैं तो उनका अंकुरण होता है। लेकिन इन्हीं जौ को आप उबाल के देख लीजिए, एक उबाला लगवा के फिर वो ऐसा प्रयास करके देखिए, आपको उसमें जर्मिनेशन होना ही नहीं है। तो दूध को यदि आप बार बार उबालोगे तो उसमें कहाँ वो शक्ति रहेगी। तो दूध का प्रयोग तो कच्ची अवस्था में ही करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कारण हैं कि कच्ची अवस्था में कर नहीं सकते। लेकिन कच्ची अवस्था में दूध का प्रयोग आप अपने ज़मीन में तो कर सकते हैं, और ये परंपरा रही है, सैकड़ों सैकड़ों सालों से ये परंपरा रही है, और हमारे यहाँ दूध की कभी कमी नहीं रही। आप सोचोगे कि दूध कैसे अपने खेतों में किसान डाल सकता है, आज आपको लगेगा, लेकिन आप थोड़ा पीछे लौटें तो हमारे यहाँ तो लाखों करोड़ों की संख्या में गौवंश रहता था। इसलिए कहते भी है, कहावत भी है, और कहावत यथावत है कि हमारे देश में दूध की नदियाँ बहती थी। दूध हम बेचते नहीं थे, ना कभी खरीदते थे। हमारे घरों में इतना मात्रा में दूध हो जाता था कि दूध हम बांटते थे, और अतिथि का सत्कार भी दूध के माध्यम से करते थे। छाछ तो आज तक हम बेचते नहीं हैं। यदि किसी के घर में मक्खन से घी बनाने का प्रोसेस शुरू होता है तो जो छाछ पैदा करती है वो आज भी वितरित की जाती है, बेची नहीं जाती। हाँ, घी का व्यापार हम करते रहे। तो ऐसे में यदि आप कच्चे दूध को भी अपने खेतों में डालेंगे, मूत्र का भी प्रयोग करेंगे, गोबर का प्रयोग करेंगे, तो आपके खेत की जमीन बहुत ही उपजाऊ रहेगी। उसमें हर तरह के पोषक तत्व रहेंगे, जीवाणु रहेंगे और सक्रिय रसायन रहेंगे, जो आपकी फसलों को पर्याप्त वृद्धि करने में मदद करेंगे। और ऐसे में आप ये तो सोच ही नहीं सकते कि आपको नुकसान होगा। नुकसान नहीं, जितनी फसल आप लेते हैं उससे 1.5-2 गुना तो फसल होनी है। और यदि निरंतर इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे तो आपकी फसल में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। ना तो उसको कीड़े लगेंगे, ना उसकी जर्मिनेशन गति रुकेगी, उनका फ्लोरिंग से समय से होगा, उनकी वृद्धि सामान्य से ज़्यादा रहेगी, और जो फल लगेंगे, जो फली आएंगी, जो बीज आएंगे, उनकी आकार वृद्धि भी होगी। अब करके देख लीजिए,
सहज साधारण प्रयोग है। या फिर आप इतना तामझाम नहीं करना चाहते कि इतना गोबर कहाँ से लाएंगे, मूत्र कहाँ से लाएंगे, दूध कहाँ से लाएंगे, तो फिर इसके लिए आप पंचगव्य आधारित तरल का प्रयोग कर सकते हैं। तरल बनाना खुद भी सीख सकते हैं। यदि दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो बना के उन तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहो तो उसका व्यापार भी कर सकते हैं। और ऐसे पंचगव्य रसायन तरल की कोई प्रक्रिया ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा जटिल नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो इस पर काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, अब उसके परिणाम आने शुरू हुए हैं। वैसे ऐसे ही परिणाम कई और भी संस्थाएं कर रही हैं और उनको भी अच्छे परिणाम आए हैं। तो आप भी इनका प्रयोग